देश में लगातार महंगाई आसमान छू रही है और इसी बीच जनता के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती हो सकती है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव काफी लुढ़क गया है और इसके बाद अब सबकी नजर इसी पर टिकी है कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में कब कमी आएगी। तेल के दाम गिरने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हां, अब आपको तेल भरवाते वक्त आपकी जेब की तरफ नहीं देखना होगा, ना ही टैंक फुल करवाते वक्त आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब तेल सस्ता होने वाला है। मतलब तेल के दाम गिरने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक की कमी आ सकती है। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर है। यह अब $81 से नीचे आ गया है। अमेरिकी क्रूड $74 प्रति बैरल के करीब है। खबरों के मुताबिक मई के बाद पहली बार पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट से भारतीय रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत घटकर $82 प्रति बैरल रह गई है, जो मार्च में $112.8 प्रति बैरल थी। इस हिसाब से 8 महीने में रिफाइनिंग कंपनियों के लिए कच्चे तेल के दाम $31 यानी 27% कम हो गए। एसएमसी ग्लोबल के मुताबिक क्रूड में $1 गिरावट आने पर देश की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर प्रति लीटर 45 पैसे की बचत होती है। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम 14 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक पूरी कटौती एक बार में नहीं होगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर कच्चा तेल सस्ता क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि 3 ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। चीन में सत्ता विरोधी प्रदर्शन और कोविड बंदिशें बढ़ना, प्रतिबंध के बाद भी रूसी तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना और ब्याज दरें बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था का सुस्त पड़ना इसकी वजह है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत में अब बहुत सारा तेल रशिया से लिया जा रहा है, जो कि पहले जिसकी मात्रा बहुत कम थी, आज वो मात्रा बहुत अधिक बढ़ चुकी है। बल्कि 20 से 25% भारत की रिक्वायरमेंट, 25% से भी ज्यादा भारत की रिक्वायरमेंट इस समय रशियन तेल से पूरी की जा रही है, जो कि हमें $20-25 सस्ता मिल रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं। आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम घटने के पीछे क्या वजह है। इस वक्त देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसके हिसाब से क्रूड ऑयल का इंडियन बास्केट करीब $85 प्रति बैरल होना चाहिए, लेकिन ये $82 के आसपास आ गया है। इस भाव पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्रति बैरल यानी 159 लीटर की रिफाइनिंग पर करीब 245 रुपए की बचत होगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल की बिक्री पर मुनाफा होने लगा है, लेकिन डीजल पर अब भी 4 रुपए प्रति लीटर घाटा हो रहा है। तब से अब तक ब्रेंट क्रूड करीब 10% सस्ता हो गया है। ऐसे में कंपनियां डीजल पर भी मुनाफे में आ गई हैं। पेट्रोलियम एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेंट तेजी से $70 की तरफ बढ़ रहा है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम जरूर कम होंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तेल इंपोर्ट से लेकर रिफाइनिंग तक का साइकिल 30 दिन का होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटने के 1 महीने बाद असर दिखाई देता है। खास तौर पर 4 बातों पर पेट्रोल डीजल के दाम निर्भर करते हैं। कच्चे तेल की कीमत, रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स, देश में फ्यूल की मांग। भारतीय कंज्यूमर्स तक जो पेट्रोल और डीजल और गैस पहुंचती है, उसमें कुछ हद तक, हालांकि अर्थशास्त्री होने के नाते मैं पॉलिटिक्स का भी मानता हूं, क्योंकि जब जब इलेक्शन की घोषणा की जाती है तब तब ऐसा देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें भले ही बढ़ जाएं, पर ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो कि सरकारी क्षेत्र से आती हैं, ज्यादातर ये अपनी कीमतें नहीं बढ़ाती हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है।
जिसकी कीमत डॉलर में देनी होती है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल डीजल महंगे होने लगते हैं। कच्चा तेल बैरल में आता है। एक बैरल यानी 159 लीटर कच्चा तेल होता है। 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने यह काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया। अभी ऑयल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमत निर्धारित करती हैं। हालांकि इससे पहले जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत तय करती थी। यही वजह है कि अब तेल के दामों में कमी आएगी और फिर से लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रवेश करेगी। इससे पहले कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और बयानबाजी को थामने के लिए सख्ती के साथ प्रयास तेज हो गए हैं। राहुल गांधी के आंख, नाक और कान कहे जाने वाले संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपनी जयपुर यात्रा में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को एक किया और बगावती सुर साधने वाले नेताओं को चेतावनी दे डाली। वेणुगोपाल एक तरह से बतौर राहुल गांधी के दूत बनकर जयपुर गए थे और हाईकमान का संदेश देकर चले गए ताकि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में कोई विघ्न नहीं आए। बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। कन्याकुमारी से लेकर मध्य प्रदेश तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिन जिन राज्यों में पहुंची, वहां उनके सामने 3 मकसद थे। पहला कि कांग्रेस के हाथ से छिटक चुके राज्यों में फिर से पार्टी को मजबूत करना। दूसरा, कांग्रेस यहां क्यों अपने विरोधी दलों के सामने पस्त हो चुकी है, इसके कारण तलाशना। और जमीनी फीडबैक लेना। और तीसरा, स्थानीय क्षत्रपों को एक करना, मतलब गुटबाजी पर लगाम लगाना। राहुल गांधी अभी तक केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, एमपी में अपने तीनों मकसदों में कामयाब रहे। राहुल गांधी की केरल में उन्होंने एक किया ओमान चांडी, रमेश चेन्नीथल्ला और केसी वेणुगोपाल को। कर्नाटक में राहुल गांधी के साथ कदम ताल की सिद्धारमैया और उनके धुर विरोधी डीके शिवकुमार ने। एमपी में उनके साथ साथ दिखे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। और अब बारी है राजस्थान की। राजस्थान वो राज्य जो राहुल गांधी की पदयात्रा का पहला ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जहां कांग्रेस नहीं है वहां से ज्यादा गुटबाजी कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में है। एक बार तो तत्कालीन पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अगुवाई में बगावत हो चुकी है। राहुल गांधी के राजस्थान में आगमन से पहले ही यहां गुटबाजी फिर हावी हुई और नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जहर बुझे तीर छोड़कर आला कमान की एडवाइजरी को भी तार-तार कर दिया। 25 सितंबर की घटना के बाद अजय माकन के प्रभारी पद से त्यागपत्र देने की कोशिश के बाद यह तय हो गया था कि राजस्थान को साधना आसान नहीं है। इसलिए बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी ने अपने सबसे विश्वस्त केसी वेणुगोपाल को जयपुर भेजा, क्योंकि इससे पहले राजस्थान कांग्रेस की यात्रा को लेकर हुई बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत का सचिन पायलट को लेकर तीखा बयान सामने आया और उस बयान ने माहौल को और गरमाने का काम किया। That has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों पार्टी का एसेट है। दोनों पार्टी के एसेट है। राहुल गांधी का क्लियर कट वर्ड है। वो टू थिंग्स यू हैव टू सी। दिस इज राजस्थान कांग्रेस। यात्रा के रहे 5 सूत्र। पहला, फौरी तौर पर विवादों को यात्रा के बीच में नहीं आने देना, जिससे राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। दूसरा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एकता का संदेश देना, उनके समर्थक नेताओं तक ये संदेश पहुंचाना। तीसरा, आला कमान के संदेश खासतौर पर मैडम, खड़गे और राहुल गांधी की बात को राजस्थान कांग्रेस के समक्ष खरी खरी कहना। पार्टी से बड़ा कोई नहीं, जो अनुशासन पसंद नहीं वो बाहर हो जाए। चौथा,
जब तक यात्रा चले कोई भी नेता राजस्थान कांग्रेस में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर ना सोचे। 5वां, सीज फायर करके यात्रा को मुकम्मल, यादगार और ऐतिहासिक बनाना। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान से शानदार संदेश जाए। राजस्थान कांग्रेस और आला कमान के सामने 25 सितंबर के घटनाक्रम ने यक्ष प्रश्न खड़ा किया था, जब पर्यवेक्षक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर आए थे। तब गहलोत समर्थक नेताओं को यह अंदेशा हुआ था कि सीएम बदलने को लेकर एक लाइन का प्रस्ताव लेकर केंद्रीय नेता जयपुर आ रहे हैं। बस यहीं से विवाद पनपा। गहलोत समर्थक विधायकों ने सीएमआर पर बुलाई गई सीएलपी की बैठक में न जाकर यूडीएच और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर बैठक की। उसमें केवल सचिन पायलट और उनके समर्थक और गिनती के तटस्थ विधायक ही पहुंचे। इस घटनाक्रम के बाद सीएम गहलोत को दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मिलना पड़ा और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। बाद में एआईसीसी की ओर से कट्टर गहलोत समर्थक मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस भेजे गए। अब हाल ही में सीएम अशोक गहलोत के सचिन पायलट और 25 सितंबर को ही बैठक को लेकर दिए गए बयानों ने कांग्रेस में नई बहस को जन्म दे दिया है। पायलट को सीएम गहलोत ने गद्दार बताया और ये तक कहा कि बीजेपी नेताओं से मिलकर सरकार गिराने के लिए पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने मानेसर में साजिश रची थी। इन बयानों ने राजस्थान ही नहीं देश की सियासत को उफान पर ला दिया। इससे पहले कभी भी गहलोत ने पायलट को लेकर इतना तीखा बयान नहीं दिया था, निकम्मा जरूर कहा था। बहरहाल पूरे घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि गहलोत और पायलट दोनों ही हमारे लिए एसेट्स हैं। राहुल गांधी के बयानों के बाद केसी वेणुगोपाल जयपुर आए और हाथ खड़े कराकर एकता सिद्ध कर दी। माना यही जा रहा है कि एकता राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा सकुशल और शांतिपूर्वक पूरी कराए जाने को लेकर है। हालांकि इसके पीछे अंदर खाने ये भी तथ्य हैं जिन्हें फोटो के जरिए समझा जा सकता है। अभी हमारी मीटिंग हुई है, सबने मिलकर के बातचीत करी है और राजस्थान सब एकजुट है। मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, यही कहा एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आदमी, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कह देता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं। गुर्जर समाज के नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर यह कह दिया था कि राहुल गांधी को राजस्थान में नहीं घुसने देंगे जब तक आरक्षण और केसेस को लेकर लंबित मांगे पूरी ना हो जाएं। इसके बाद विजय बैंसला ने यह भी कहा कि राहुल गांधी राजस्थान आए तो सचिन पायलट को सीएम बनाकर ही लाएं। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के रूट का पायलट से क्या संबंध है? संबंध है, राहुल गांधी राजस्थान के झालावाड़ से एंटर करेंगे। इसके बाद बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर होते हुए हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में प्रवेश कर जाएंगे। इन सब लोगों के मुद्दों को राहुल जी लगातार उठा रहे हैं और सच ये है कि भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है। इसलिए राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी, एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। स्वतः ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है। राहुल गांधी राजस्थान में जिन इलाकों से गुजरेंगे वो तमाम जिले गुर्जर प्रभावित हैं। सचिन पायलट इसी समाज से आते हैं। उनका अपने समाज में जो आधार है वो किसी से छिपा नहीं है। दौसा जिला तो पायलट परिवार का गढ़ रहा है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की चिंगारी भी इन्हीं इलाकों से फूटी थी। यही वजह है कि फोटो पॉलिटिक्स के जरिए राहुल गांधी की यात्रा के रणनीतिकारों ने यात्रा के रूट चार्ट, समाज और पायलट को साधा है। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा 2 हफ्तों से अधिक तक रहेगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आला कमान को जतन करने पड़े और पड़ेंगे, तभी राजस्थानी संस्कृति पधारो हमारे देश का अर्थ सार्थक सिद्ध हो पाएगा। राजस्थान में जब से कांग्रेस का राज आया है तब से ही राजस्थान की कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत और पायलट कैंप के बीच दूरियां बनने का काम भी शुरू हो गया था। बगावत इस कदर पहुंची कि एक कैंप ने विद्रोह कर दिया और कई दिनों तक यहां पर चाहे वो गहलोत कैंप हो चाहे पायलट कैंप हो,
उनके विधायक बाड़ेबंदी में रहे। विवाद सुलझा, गांधी परिवार ने खुद ने विवाद का पटाक्षेप किया, लेकिन आगे चलकर फिर से खाइयाँ पैदा होने लग गई। अब जब राहुल गांधी राजस्थान की यात्रा पर आने वाले हैं, उनकी पदयात्रा की डगर पर जिस तरह राजस्थान गुटबाजी और विवादों ने कांटे बिछा दिए हैं, उन कांटों को दूर करने के लिए केसी वेणुगोपाल जयपुर आते हैं और हाथ मिलवाते हैं और हाथ खड़े करवाते हैं। अब ज़रूरी यह है कि यात्रा बिना किसी विघ्न के राजस्थान में निकले, और ये भी ज़रूरी है कि मतभेद तो पनप चुके हैं, लेकिन मनभेद कैसे दूर किए जाएं। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी की ये बात बेहद अहम है कि गहलोत भी मेरे लिए एसेट हैं और पायलट भी मेरे लिए एसेट है। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद और गिरीश के साथ योगेश शर्मा। तो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचे उससे पहले ही एकजुटता का संदेश देने की एक कोशिश, बंद कमरे में मुलाकात होती है और उसके बाद की आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से हाथ मिले हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। जिस मुंबई में लोग अपने सपनों को जीते हैं, लेकिन उसी मुंबई के धारावी में कुछ सपने टूट जाते हैं। उन्हीं सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अब धारावी की तकदीर में अडानी चमकते हुए सितारे टांकने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्लान जहां झुग्गी वहां मकान को साकार करने जा रहे हैं। जीने की तमाम आरजुएं जहां टूट जाती थी, मगर कुछ ख्वाबों ने जिंदा रखा धारावी की झुग्गियों की हर जिंदगी को। हजारों आंखों की चादर पर बुने जा रहे ख्वाब अब हकीकत की पोशाक पहनने जा रहे हैं। अभी भी कुछ ख्वाब सा लगता है, लेकिन आंखें बंद करें तो नींद भी सुकून से सो जाती है। तिरपाल के नीचे लेटी जिंदगी हर करवट गौतम अडानी को दुआएं दे रही है, जो धारावी के सिर से झुग्गियों का शामियाना नोचकर पक्की छत डालने जा रहे हैं। अब छत से रिश्ता पानी आंखों से नहीं टपकेगा आंसू बनकर। जिन गलियों में सांसें तंग हो जाती थीं, अब उन गलियों से आएंगे सुकून की हवाएं। अब कोई दीवार आखिरी लकीर का ऐलान नहीं करेगी। उंगलियों के निशान अब उम्मीदों के चौराहों का रास्ता बताएंगे, जिसे हम बदली हुई धारावी कहेंगे। जो झुग्गी एशिया में अपनी फकत हाली की पहचान रखती हो, जो झुग्गी फिल्मी पर्दे की रंगीनियों पर अपनी गरीबी गाती हो, उस झुग्गी बस्ती की तस्वीर में अडानी सितारे टांकने जा रहे हैं, क्योंकि धारावी के स्लम एरिया को रीडेवलप करने की बोली को अडानी समूह ने जीत लिया है। अडानी रियल्टी ने डीएलएफ जैसी दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी को पीछे छोड़ 5069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हासिल किया है, जबकि डीएलएफ ने 2025 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर महीने में नए सिरे से धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था, जिसमें अडानी रियल्टी के अलावा डीएलएफ और मुंबई के ही श्री नमन डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए बोली लगाई थी। ग्लोबल कंपनियों को मिलाकर कुल 8 कंपनियों ने प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए बोली लगाई थी, लेकिन अडानी ने धारावी की तस्वीर बदलने की बोली जीत ली। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत धारावी के झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए योग्य लोगों को मुफ्त में घर दिया जाएगा। स्लम में रहने वालों को 405 वर्ग फुट एरिया का घर मिलेगा, जिसमें हर तरह की सुविधा होगी। प्रोजेक्ट के लिए कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जारी होने के बाद पहले फेज का काम 7 साल में पूरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 17 साल का वक्त लगेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर 56,000 लोगों को बसाया जाएगा। मतलब जमीन बिछाकर और आसमान को ओढ़कर सोने वालों के पास अब अपना घर होगा। वो भी जिंदगी जी सकेंगे, खुली सांस ले सकेंगे। धारावी की तस्वीर बदलेगी और मजदूरों की तकदीर बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और मिशन गुजरात को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात में ही चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इसको लेकर उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी अदिति नागर ने। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बीच में हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। जिस तरीके से पूरा कारपेट बॉम्बिंग होती है रैलियों की, गुजरात में हो गई है, कैसे नतीजे आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात की जनता एक तरफा दिख रही है। सभी का प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक अटूट विश्वास है और बहुत ही अथाह प्रेम है, और साथ ही साथ गुजरात की पार्टी ने भी काफ़ी मेहनत की है। सभी नेताओं ने, हमारे भूपेंद्र पटेल जी, मुख्यमंत्री जी ने और बाकी लोगों ने पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ा है। हमारे पाटिल साहब जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई है, और हमारे बाहर से भी आए हुए सभी नेताओं ने तो, और गुजरात की जनता ने एक तरफा मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे। लगातार बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलना चाहती है। इस खाते खोलने को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है कि इस बार अगर एक भी सीट आती है तो अगली बार कोई चुनौती की तरह होगी? हमें कोई चुनौती नहीं है। आम आदमी पार्टी हर जगह जाती है, चुनाव लड़ती है, सरकार बनाने का दावा करती है और बाद में सभी सीटों पर जमानत जब्त करा करके आती है। नॉन स्टार्टर पार्टी है, तो यहाँ भी उसका यही असर होगा। लेकिन हाँ, चुनाव में लोगों को गुमराह करना, लोगों को के मन में गलत धारणा पैदा करना, थोड़ी देर के लिए हर एक कोई आता है चुनाव में। और मैंने तो एक शब्द भी कहा कि फसली बटेर होते हैं, जो फसल लगती है तो आ जाते हैं, तो ऐसे ये लोग भी आ जाते हैं चुनाव में और फिर अपना दाना पानी करके चले जाते हैं। कांग्रेस चुनाव के अंत में आते आते कभी इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिसमें रावण की बात होती है या झूठों का सरदार, इन सारी चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी को क्या और ताकत मिलती है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये तो भारत की राजनीति में जो प्यार लोगों का प्रधानमंत्री जी के प्रति है, ऐसे वक्तव्य से निश्चित रूप से भारत की जनता भी रिएक्ट करती है, गुजरात की जनता भी रिएक्ट करती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जब से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इसको वो पचा ही नहीं पाए हैं। ये अपाच्य है उनको लिए, इसलिए वो इस तरीके के बयान, स्टेटमेंट देना, ये उनकी फितरत है और बाकी लोग भी उसको फॉलो करते हैं। खरगे साहब तो वही बयान देंगे ना जिससे सोनिया जी खुश हों, जिससे राहुल जी खुश हों, तो यही उनका फितरत है। तो ये थे जेपी नड्डा, जो लगातार गुजरात में, पहले हिमाचल और फिर गुजरात में लगातार रैलियों के दौर में रहे और अब कल से जो टारगेट होगा वो राजस्थान होने वाला है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, भारत 24, अहमदाबाद।